नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक रीजन में, तो उसमें अगर किसी सरफेस को रख देंगे तो सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें उसको नॉर्मली क्रॉस की है, उसकी जो काउंटिंग होती है वह होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इमेजिन कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसकी वैल्यू E थी, इसमें एक सरफेस को रख दिया जाए तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ये सरफेस बिल्कुल इस टाइप से है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें जा रही है, तो इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें क्रॉस कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि इस एरिया को क्रॉस करने वाले टोटल नंबर ऑफ लाइन 3 है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 3 होगी। बट हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशंस आएंगी, उनमें कभी भी नंबरिंग का जिक्र नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल मीनिंग अलग है, उसको हम डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पर अगर फिजिकल मीनिंग की बात करें तो फिजिकल मीनिंग इतना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है और वह प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को कितनी क्रॉस कर रही है, वो भी नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ इसका परपेंडिकुलर इफेक्ट ही लिया जाएगा, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर बात मैथमेटिकली की जाए, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब फाई से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यानी इस सरफेस का कितना एरिया है और इस सरफेस को किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ये कंडीशन तब की है जब यह सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी जाए। अगर बात करो ये सरफेस बिल्कुल ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में ना होकर इस फेस के अकॉर्डिंग होती, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता E और हम रख देते इस सरफेस को इस टाइप से, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में और हमारी सरफेस ये है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें जा रही है तो इसको क्रॉस तो एक भी लाइन नहीं कर रही ना, यानी इस सरफेस को हमारी एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस नहीं कर रही, तो इसका मतलब इस टाइम इसकी वैल्यू 0 है। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ही नहीं क्योंकि इसमें एक भी लाइन परपेंडिकुलर या फिर किसी एंगल पे एंट्री नहीं की। तो एक डायरेक्शन का भी रोल रहेगा। तो डायरेक्शन का रोल ये है कि इस सरफेस का जो नॉर्मल लिया जाए, जैसे ये सरफेस थी इस टाइप से, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें भी इस टाइप से थी, इस सरफेस का अगर नॉर्मल मैं लूँ, नॉर्मल होगा इस सरफेस का या तो उस डायरेक्शन में या मेरी तरफ, तो उस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा उसी एंगल से हम डिफाइन करेंगे। वह एंगल अगर 0 डिग्री है तो मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें जा रही है, क्योंकि इसका जो सरफेस है, सपोज करो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो मैक्स टू मैक्स इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें क्रॉस करके जाएंगी। अगर ये इस पर सरफेस इस टाइप से होती, यानी इसका जो सरफेस का जो नॉर्मल होता वो इस डायरेक्शन में होता और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें इस डायरेक्शन में जा रही है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसको एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस नहीं कर रही, सारी की सारी इसके टेंजेंशियल होकर आगे निकल जा रही है, तो फिर इसकी फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। मतलब इस कंडीशन के अंदर हमारा थीटा 90 डिग्री है और 90 डिग्री होने के कारण फ्लक्स की वैल्यू 0 है, यानी यह इसके कोस थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कोस थीटा होता है। E कोस थीटा A, यानी A डॉट B कोस थीटा होता है, तो हम डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, A डॉट B लिख देते हैं इसको, E डॉट A। इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने आपको एक डेरिवेशन नहीं बताई, बस याद रखने का तरीका बताया है। हमें अपने सिलेबस तक इस चीज़ में माथापच्ची नहीं करनी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, हमें बस याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू E A कोस थीटा होती है। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो E डॉट A होती है। अब हमने तो ये भी पढ़ा है कि एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है और हम तो यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं इसको। एरिया हमारी स्केलर क्वांटिटी ही होती है, बट इस एरिया के साथ हमने डायरेक्शन ऐड की है। वह एरिया जो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते आए हैं ना, किसी सरफेस का एरिया होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं कर रहे हम, यहाँ पर इस सरफेस की डायरेक्शन को इंडिकेट करना चाहते हैं। इस सरफेस का एरिया A था, इसकी जो डायरेक्शन थी हमने
राइट डायरेक्शन में ले चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में ले, यानी इसके परपेंडिकुलर सरफेस के जो एक नॉर्मल लाइन लगाई जाएगी उस लाइन के अक्रॉस हम इसकी डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। कब वह राइट होगी कब वह लेफ्ट होगी इसका जिक्र हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। बट एक बार आप ये ध्यान रखो कि ये जो सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक लाइन होगी वही इस सरफेस की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, न कि यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन ले रहे हैं हम। तो यह डायरेक्शन इसका नॉर्मल डायरेक्शन एन कैप से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अपनी खुद की एक डायरेक्शन होती है। तो इन दोनों डायरेक्शन का रोल है, न कि एरिया का रोल है। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी ही है, बट यहाँ पर हम मैथमेटिकली इस एरिया को वेक्टर की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। तो बहुत बच्चों की ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रह जाता है कि एरिया तो हम स्केलर पढ़ते आए हैं, हम यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। एरिया स्केलर ही है लेकिन हम एक सरफेस की डायरेक्शन ले रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो कि ई डॉट ए होती है। ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स हमें दे दी जाएगी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन का है और हमारा जो एरिया दे दिया जाएगा कि ये सरफेस सीधी न होकर इस टाइप की सरफेस है, इस टाइप से किसी एंगल पे ये सरफेस पहले तो बिल्कुल वर्टिकल टाइप इस साइड थी, अब किसी एक एंगल पे घूम गई। तो इसका जो नॉर्मल होगा वह ऊपर फाई ऊपर चला जाएगा, ये एन कैप हो गया और ये ई कैप हो गया। अब ये जो फाई एंगल हमने यूज़ किया है यह नॉर्मल और ई के बीच का एंगल है, वो फाई एंगल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये आगे हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तब वहाँ पर हमें पता चल जाएगा, लेकिन हमें कंप्लीट फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा होता है वेक्टर की फॉर्म में। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अगर वेक्टर की फॉर्म में दे दिया जाए तो हम इस टाइप से यूज़ करेंगे, फाई की वैल्यू इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्या क्या खास प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है ये नॉर्मल की डायरेक्शन पे डिफाइन करता है। जो हमने यहाँ पे सरफेस की डायरेक्शन ली है ना, एन कैप जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल डायरेक्शन, वह डायरेक्शन हम अपनी स्टडी के अंदर अपने सिलेबस के अंदर कोई क्लोज सरफेस होगी ना तो उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। सपोज करो यहाँ पर एक स्फीयर है, स्फीयर के जो नॉर्मल डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन होगी ना, क्योंकि एक सरफेस की तो दो डायरेक्शन हो सकती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आउटवर्ड और रेडियस के यानी जो सेंटर होता है उसके इनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे और आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। अगर किसी सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन मान ली हमने और इसी डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो दोनों के बीच एंगल हमारा जीरो हुआ। एंगल जीरो होने का मतलब कोस 0 1 होता है, तो ई डॉट ए हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आया। सेम टू सेम अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, मतलब कि एरिया की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हमारा एंगल ये तो आउटवर्ड और ये इनवर्ड 180 डिग्री हो जाता है और कोस 180 क्या होता है -1 होता है, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। तो हमारा स्केलर क्वांटिटी या तो नेगेटिव भी हो गया, प्रूफ पॉजिटिव भी हो गया। और जीरो हमने वो एक केस बता ही दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें तो ये है और हमारी सरफेस इस टाइप से रख दी जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल कोस 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो डिफाइन हो जाती है। सेकंड बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट होगी। एक यूनिट और भी होती है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट पर मीटर लिखते हैं ना, वोल्ट पर मीटर। ई और वी की रिलेशन में हमने ये यूनिट डिफाइन की थी, और मल्टीप्लाइड बाय एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो वोल्ट पर मीटर बच जाएगी, वोल्ट मीटर बच जाएगी सॉरी। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हम इस बात को लिख देते हैं। दोनों यूनिट्स में हमें न्यूमेरिकल्स में से कोई भी यूनिट दी जा सकती है।
थर्ड प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं कि किसी सरफेस से आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव मानेंगे। आउटगोइंग फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा और इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है, यानी किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर जा रही है तो बाहर की तरफ ही तो हमारा नॉर्मल है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर इनकमिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अंदर की तरफ आ रही है लेकिन हमारा एरिया वेक्टर तो बाहर है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ गया। तो वो बातें कहना चाहता है यहाँ पर। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एक पॉइंट चार्ज रख दिया, एक छोटा स्फीयर बना दिया, इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ से जितनी एक ये R1 रेडियस मान लो कि एक छोटी R1 रेडियस का एक स्फीयर बना दिया, उसके सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रख दिया। इससे जितनी फील्ड लाइनें निकलनी है, सपोज करो इससे 1000 फील्ड लाइन निकलती है। इसी को सेंटर मान के मैं अगर एक बड़ा स्फीयर बना दूं तो जो 1000 इसको क्रॉस करिए वही 1000 तो इस बड़े वाले को करेगी, क्योंकि एक छोटा स्फीयर था उसको कॉन्सेंट्रिक एक बड़ा स्फीयर बना दिया, तो जितनी फील्ड लाइनें अंदर से निकली उतनी फील्ड लाइनें बाहर वाले से भी तो निकलेगी ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइनें कांस्टेंट है और नंबर ऑफ फील्ड लाइन का मतलब ही तो फ्लक्स होता है, तो कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, अगर मैं इस स्फीयर को बिल्कुल गोल न बनाकर मैं इस टाइप से बना देता, जैसे स्फीयर को पिचका देते हैं ना, मैंने पिचका दिया तो इसकी शेप तो चेंज कर दी ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही नहीं बचा। लेकिन ये थोड़ी ना है कि पिचका दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें यहाँ से जाने वाली थी वो मुड़कर वापस आ जाएंगी, वो तो बाहर ही निकलेगी ना। तो मतलब न तो शेप पे डिपेंड करता और न ऑब्जेक्ट के, यानी एक हमारी जो स्फेरिकल जो शेप ले रहे हैं उसके साइज पे डिपेंड करता। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया हमने, सपोज करो इस रूम में इस दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के इस दीवार की तरफ जा रहा था। मैं बीच में एक कंटेनर रख देता हूँ, कोई एक बॉक्स रख दिया, क्यूब रख दिया, तो उस क्यूब के अंदर जैसे ये क्यूबॉइडिकल शेप का ही मानो ये रख दिया मैंने ऐसे, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आ रही थी जा रही थी, तो इस सरफेस के अंदर एंटर किया ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, तो इनकमिंग लाइंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसके अंदर नेगेटिव फ्लक्स आया, इस सरफेस का मतलब ये होगा कि नेगेटिव फ्लक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है और इसके नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो फ्लक्स हमारा नेगेटिव हुआ। लेकिन इस सरफेस पे जितनी लाइनें इस सरफेस से एंटर की उतनी ही लाइनें इस सरफेस से बाहर की तरफ निकल गई, तो यानी जितना नेगेटिव फ्लक्स इसने दिया उतना ही पॉजिटिव वैल्यू इसने दे दी, तो हमारे पास नेट रिजल्ट तो जीरो रहा ना। तो यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक क्लोज सरफेस को रख दिया जाए तब हम ये कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जीरो होता है। If a closed surface is ये सारी प्रॉपर्टी थ्योरी नोट्स में भी गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्लोज सरफेस को रख दिया जाए तो नेट फ्लक्स की वैल्यू हम जीरो काउंट करते हैं। एक प्रॉपर्टी आप और भी पढ़ोगे, जब हमारा इसके बाद का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एक नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल का चलेगा। तो डाइपोल का एक छोटा सा इंट्रो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि डाइपोल का मतलब होता है कि दो चार्ज पार्टिकल इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। उनको अगर बहुत छोटे डिस्टेंस के साथ रख दिया जाए, यानी डिस्टेंस हमारी माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम के अंदर चले, एक हमने पॉजिटिव यहाँ रख दिया उतना ही नेगेटिव मैंने यहाँ रख दिया, तो इस कॉम्बिनेशन को हम डाइपोल कहते हैं, दो पोल। ट्राइपोल भी होता है, इस टाइप की कई और चीज़ें भी होती है, लेकिन हम अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डाइपोल को ही पढ़ते हैं। तो डाइपोल का मतलब हो गया
कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल को बहुत छोटी सेपरेशन के साथ रख दिया जाए। अगर उस डाइपोल को यानी इस कॉम्बिनेशन को किसी में एक क्लोज सरफेस में रखूं, सपोज इसमें रख दिया मैंने, यानी एक डाइपोल था, डाइपोल को मैंने एक क्यूब में रख दिया, तो ड्यू टू डाइपोल फाई नेट की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी 0? पॉजिटिव जितना फ्लक्स बाहर निकालेगा, नेगेटिव उतना ही फ्लक्स अंदर लेगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो हमारी सेम ही है। इसने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें छोड़ी उतनी ही इसने एक्सेप्ट भी की, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 रहती है। तो ये इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग तो यही है कि किसी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइनें क्रॉस कर रही है, उसकी काउंटिंग हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। बट इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकली मीनिंग हमारे इस चैप्टर में काम आएगा। तो उस मैथमेटिकली मीनिंग का मतलब होता है दोनों की डॉट प्रोडक्ट। अगर दोनों के अंदर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस की जो नॉर्मल डायरेक्शन है उनके बीच अगर कुछ एंगल हुआ तो हम ई ए कोस थीटा के हिसाब से उस फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक हेमिस्फीयर ले लिया, ओपन हेमिस्फीयर है, इस साइड कोई सरफेस नहीं है, बस ये सारी की सारी बाउंड्री है। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया मैंने, इसकी रेडियस आर है। फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स हमने ये बताया था कि फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स हमारा मैथमेटिकली होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू एरिया इंटू कोस थीटा के बराबर होता है। तो आप एक काम करो, इसको क्लोज कर दो, बाहर से एक ढक्कन लाकर इस पे रख दो। तो हमने रखा है तो उसका एक कॉपी इस साइड रख लेते हैं। यानी आपको ये इमेजिन करके चलना है कि इस हेमिस्फीयर यानी होलो हेमिस्फीयर था, इसमें जितनी लाइनें इस राउंड शेप से यानी इस सर्कल से एंटर की है उतनी ही तो बाहर निकलेगी। अगर हम कैलकुलेशन इस सरफेस की करने लग जाएं, तो जैसे इस सरफेस का नॉर्मल इस डायरेक्शन में तो अलग एंगल बना, यहाँ पर थोड़ा सा ये एंगल बना, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट सेम डायरेक्शन है, दोनों की एंगल नहीं है, यहाँ पर एंगल ये बना और यहाँ पर एंगल ये बना, तो एंगल हर जगह अलग अलग है, तो कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। तो इसे सोल्व आउट करने के लिए हम यही सोचेंगे कि जितनी भी फील्ड लाइनें यहाँ से अंदर घुसी है उतनी ही तो इस सरफेस से बाहर निकली है। अब इस सरफेस से बाहर निकल रही है, आउटगोइंग है ना, तो फ्लक्स तो हमारा पॉजिटिव होगा, ये बात हमें पता चल गई। हम क्या करेंगे कि इस सर्कुलर शेप यानी यहाँ पर एक डिस्क रख देता, यहाँ पर एक डिस्क रख देता, उसमें से जैसे इस डायग्राम में दो लाइनें आई हैं, इस सर्कल से दो लाइनें तो एंटर की और वही दो लाइनें बाहर निकली हैं। अगर 20 एंटर करती तो 20 की 20 बाहर निकलती, यानी इस सर्कल का अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर लूँ वही तो फ्लक्स हमारा इस हेमिस्फीयर का है। तो सर्कल के अंदर कितनी लाइनें अंदर गई, कितनी लाइनें अंदर जा रही है, इस डायग्राम में 2 जा रही है, बट फॉर्मूले के हिसाब से अगर कैलकुलेट करके देखें तो फॉर्मूले के हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ई है और एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर। कितनी लाइनें जा रही हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका जो वेक्टर होगा मीन्स ये जो डिस्क है इस टाइप से बिल्कुल सर्कुलर शेप की, इसका जो नॉर्मल होगा, सरफेस का नॉर्मल मेरी तरफ होगा लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है। तो इस डिस्क के कारण क्या होगा, इस डिस्क के कारण इनकमिंग फ्लक्स हमारा नेगेटिव आएगा। बट हम तो क्या कर रहे हैं, हेमिस्फीयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना अंदर आया उतने तो बाहर निकला, इनकमिंग तो नेगेटिव ही था और आउटगोइंग पॉजिटिव होगा, तो हमारा रिजल्ट तो पॉजिटिव ई डॉट पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। एग्जाम्पल थोड़ा हैवी अगर लग रहा हो आपको, हालांकि यूज़ तो हमें यही एग्जाम्पल करने पड़ेंगे पूरे चैप्टर में, 1-2 सिंपल एग्जाम्पल ही बता देता हूँ आपको। एक स्क्वायर प्लेट थी, इस कॉर्नर पे मैंने चार्ज रख दिया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर निकलेगी, तो इस स्फीयर का
ए अगर साइड है स्केयर का तो फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही है, सपोज करो मैंने यहाँ पर रख रखा है एक चार्ज पार्टिकल को, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहाँ निकलेगी, इस साइड निकलेगी, इस साइड निकलेगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल के इस साइड तो नहीं जाएगी ना, यानी सरफेस के साथ ही रहेगी, सरफेस को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हर डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जा रही थी फिर अंदर घुस गई, ये इसकी सरफेस के साथ साथ टेंजेंशियली चली जाएगी, यानी इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस नहीं करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारी 0 हो। सपोज यही एग्जाम्पल क्यूब की फॉर्म में दे दिया जाए, और हमें क्या दिया जाए, इस फेस के ऊपर चार्ज रख दिया, और क्यों चार्ज के कारण नेट फ्लक्स हमारा फाई होता है, फाई नेट हमारा फाई मान लिया हमने। तो ये बताओ इस क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स है, और ये हम वो कंडीशन ले रहे हैं, ये मत मानो कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर होता तो जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकल जाता। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये एक क्यूब है और यहाँ पर मैंने चार्ज पार्टिकल रख दिया, अब बताओ इससे कितना फ्लक्स होगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एंटर कर रही है यानी नेगेटिव फ्लक्स बना रही है, उतनी सारी की सारी बाहर भी तो निकल रही है ना। जितनी फील्ड लाइनें अंदर जाएगी उतनी फील्ड लाइनें बाहर आ जाएंगी, तो इसका मतलब इसका नेट फ्लक्स 0 हुआ। और लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सरफेस के बिल्कुल अंदर वाली साइड से ले रहे हैं, हम ये नहीं मानेंगे कि बाहर ले लिया थोड़ा सा ऊपर तो अंदर की तरफ जा रहा है तो बाहर भी निकल रहा है, हम यही मान रहे हैं कि इसी सरफेस से ऊपर भी जाएगा, इसी सरफेस से अंदर भी जाएगा, यानी ये सरफेस के अंदर ही है पॉइंट हमारा। तो हमारा कितना फ्लक्स जाएगा। तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ना कि सॉलिड स्टेट के अंदर ये पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, जब क्लोज पैकिंग की बात होती थी तो जो फेस के ऊपर रखा गया है उसके कितने पार्टीशन हो सकते हैं, इसका कितना हिस्सा इसके हिस्से में आएगा। तो इस चार्ज का आधा हिस्सा इस क्यूब के हिस्से में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं एक और चार्ज पर एक और स्फीयर रख देता तो इसका जो फ्लक्स था आधा ऊपर वाले में जाएगा, आधा नीचे वाले में जाएगा, यानी टोटल अगर फाई था तो नीचे वाले में आने वाला फ्लक्स कितना होगा, 5/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा ऊपर गया आधा नीचे आया और टोटल तो फाई था, तो 5/2 हमारा इस क्यूब का फ्लक्स माना जाएगा। अगर यही चार्ज पार्टिकल फेस पे न रख कर इसके कॉर्नर पे रख दूं तो कॉर्नर पे रखूंगा तो कॉर्नर वाले के 8 हिस्से होते हैं ना, यानी इसके आगे एक क्यूब लगाऊंगा, एक क्यूब इसके साइड में, एक क्यूब पीछे, 4 लगे और 4 ही ऊपर रखूंगा, तब जाकर यह कंप्लीट कवर होगा। तो इसके 8 हिस्से हो गए। इससे अगर नेट फ्लक्स हमारा 5 निकल रहा था तो इस क्यूब के हिस्से में तो 5/8 ही आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है, आगे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएंगी ये बातें। तो अब इस न्यूमेरिकल को अगर फिर से देखें तो मैं कहूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें ये हैं, मैंने यहां पर आर रेडियस की एक डिस्क रख दी, मैंने यहां पर आर रेडियस का एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट रख दिया जो इस अननोन टाइप शेप का था, मैंने यहाँ पर आर रेडियस का एक होलो हेमिस्फीयर रख दिया। तो इससे जितनी लाइनें पास की उतनी ही इससे लाइनें पास कर रही है, सेम टू सेम उतनी ही लाइनें इससे पास कर रही है। तो जितना फ्लक्स ये निकाल रहा है उतना ही फ्लक्स इससे निकला, उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स इससे मानेंगे, यानी नेट फ्लक्स की वैल्यू हमारी तीनों केस में सेम रहती है। तो जब भी हमें इस टाइप का कोई केस मिल जाएगा तो उस टाइम हम यही कैलकुलेट करेंगे कि सरफेस से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसका एक आर रेडियस की अगर डिस्क बना लेता, जैसे ये बना ली हमने, तो हमारा नेट फ्लक्स उतना ही होता जितना इससे निकल रहा है। तो इससे आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू सेम टू सेम हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली थी। यहाँ पर हमने इस डिस्क को बाहर निकाला तो इनकमिंग माना तो नेगेटिव आया, तो इसके लिए पॉजिटिव आउटगोइंग होगा, तो हमने लिखा था। इस फॉर्म को आप इस बात से भी समझ सकते हो। तो ओवरऑल हमें फ्लक्स का ये जो मीनिंग है कि फ्लक्स किस टाइप से डिवाइड होता है, कितनी इसकी वैल्यू होती है, ये सब कैलकुलेट करना है।